हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पॉलिटी के हम अपने अगले लेक्चर को शुरू करते हैं। पॉलिटी का हमारा अगला टॉपिक है संविधान के भाग और उनके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद। संविधान में जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल 22 भाग हैं और 22 भाग के अंतर्गत टोटल 395 अनुच्छेद हैं। शुरू में ही उतने ही भाग थे, बाद में भी उतने ही अनुच्छेद हैं। ऐसे बहुत सारे अनुच्छेदों को बाद में जोड़ा गया, लेकिन जिनको बाद में जोड़ा गया उनको क ख ग इस तरह से करके जोड़ा गया। इस तरह से हुआ क्या कि संविधान के टोटल आर्टिकल्स की संख्या ज़्यादा नहीं हो पाई, 395 की 395 ही रही है। उसी में अंतर्गत क ख ग हुआ है, इंग्लिश में ABC करके लिखा गया है। तो हम लोग आज देखेंगे कि संविधान में कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद हैं और वो किस टॉपिक से रिलेटेड हैं। हर एक जो भाग है वो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो संविधान के जो भाग हैं उनको आप चैप्टर की तरह लीजिए। 22 चैप्टर का मतलब 22 भाग, 22 चैप्टर हैं। उन 22 चैप्टर में अलग अलग टॉपिक हैं और उस टॉपिक में अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं जो अनुच्छेद के रूप में हैं। तो किस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो हम लोग आज देख लेंगे। आप देखिएगा कि कुछ ही मिनटों में सारा भाग और उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद आपके सामने से गुजर जाएंगे और वो इस सीक्वेंस में अच्छे से लिखे हुए होंगे कि आपको आराम से याद भी हो जाएगा। आप विश्वास मानिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि संविधान में भाग टोटल हो गए 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो ये 22 भाग और 395 अनुच्छेद का डिवीज़न हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन से भाग में कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो, और वो पर्टिकुलर भाग किस टॉपिक से रिलेटेड है। कोई भाग नागरिकता से संबंधित है, कोई मूल अधिकार से, तो कोई निर्वाचन से या कोई किसी और चीज़ से। तो कौन सा भाग किस चीज़ से संबंधित है आज के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतना आसानी से आप समझिएगा। बस शुरू से अंत तक वीडियो को देख जाइए। देखिए, जो संविधान का पहला भाग है उसमें उसका वो किस टॉपिक से रिलेटेड है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्योंकि जब हम किसी भी देश की बात करेंगे तो जब तक उसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं होगी तो हम उसकी बात नहीं कर पाएंगे। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का जिक्र है पहले भाग में और उसके अंतर्गत 1 से 4 यानी कि 4 गो आर्टिकल है। पहले भाग में 4 आर्टिकल हैं और पहला भाग किस बारे में है? भारत के सभी राज्यों और उसके क्षेत्रों के बारे में बताता है, जो 1 से 4 तक अनुच्छेद में लिखा हुआ है। किसी भी राज्य का नाम बदलता है या फिर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाता है, नया राज्य बनाया जाता है, तो इसी में संशोधन होता है। भाग 1 में संशोधन होता है, यानी कि 1 से 4 के अंतर्गत संशोधन किया जाता है। तो अब हमारा देश के सभी राज्य डिफाइन हो गए, उनकी सीमाएं, उनके नाम क्लियर हो गए। तो जब ऐसा हो गया, जब देश का सीमाएं और राज्य क्लियर हो गया, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम अपने नागरिकों को नागरिकता देंगे। इसलिए जो भाग 2 है उसमें नागरिकता का जिक्र है। भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है, सिटीजनशिप का। नागरिकता 5 से 11 तक है। आप देखिए, 1 से 4 अनुच्छेद तो यहाँ खप गए, तो ये जो भी होगा वो 4 के बाद ही होगा, यानी कि ये 5 से होगा। तो 5 से लेके कहाँ तक है? 5 से लेके 11 तक नागरिकता का जिक्र है, सिटीजनशिप का। तो CAA आया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, वो इसी में बदलाव की बात कर रहा था। 5 से 11 में भाग 2 में बदलाव की बात कर रहा था। तो भाग 2 में कई बार संशोधन हुए हैं। जब हम भाग 2 को डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कब कब संशोधन हुआ, किस किस तरह से नागरिकता ली जा सकती है, किस किस तरह से नागरिकता दी जा सकती है। तो ये पूरे प्रावधान को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कौन से भाग में कौन से आर्टिकल हैं और वो भाग किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये हम लोग देख रहे हैं। चलिए, अब जब हम ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र डिफाइन हो गया, नागरिकता भी हम लोगों ने अपने नागरिकों को प्रदान कर दी, लेकिन जब तक हम उन लोगों को अधिकार नहीं देंगे तब तक नागरिकता देने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी देश की नागरिकता लेने का उसका यही मतलब होता है कि हमें उस देश के अधिकार मिले। तो भाग 3 में अधिकार का जिक्र है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, यानी कि देश के नागरिकों को बाय बर्थ मिल जाते हैं। इसके लिए अलग से कहीं अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।
ये आपको बाय बर्थ मिलेंगे। मूल अधिकार, मूल अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक मूल अधिकार का जिक्र है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको हैशटैग लगा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, नागरिकता और मूल अधिकार। मूल अधिकार वाले टॉपिक से सवाल आने हर एक परीक्षा में, या बिहार एसआई हो, बीपीएससी असिस्टेंट हो, बिहार सीजीएल हो, बीपीएससी पीटी हो, मेंस भी हो, या फिर कोई भी स्टेट का पीसीएस हो, या फिर सीटेट ही क्यों ना हो, आपको इससे क्वेश्चन आना तय है। पॉलिटी का टॉपिक होगा तो मूल अधिकार से क्वेश्चन आएगा ही। तो मूल अधिकार 12 से 35 तक है। इसमें जो 32 है, आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। यानी कि अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो इसी अनुच्छेद 32 के तहत ही वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। इसी को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अब हम आते हैं, मूल अधिकार हम लोगों ने प्रदान कर दिया नागरिकों को। पहले संघ क्षेत्र से डिफाइन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने अपने नागरिकों को नागरिकता दी। नागरिकता के बाद वो उसका करते क्या, इसीलिए उनको हम लोग मूल अधिकार भी दे दिए। अब हम लोग आगे आते हैं नीति निर्देशक तत्व। ये क्या होते हैं? डीपीएसपी। इनका मतलब ये था कि अगर हम लोगों के पास संसाधन रहता तो ये भी मूल अधिकार के तरह ही हैं, हम लोग इसको मूल अधिकार के रूप में ही दे देते। लेकिन आज़ादी के समय भारत में इतने संसाधन नहीं थे कि हम लोग इसको मूल अधिकार के रूप में दे पाए। तो वैसे अधिकार जो उस समय हम लोग न दे पाए, लेकिन हम लोग संविधान में हम लोगों ने उसका मेंशन कर दिया कि कोई स्टेट अगर इस काबिल हो जाए, उसके पास यदि संसाधन होवे, तो वो अपने स्तर पर भी इसको दे सकता है इन अधिकारों को। उन अधिकारों का जिक्र नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया, भाग 4 के अंतर्गत, जिसमें से बहुत सारे को अब फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, मूल अधिकार बना दिया गया है। जैसे RTE, राइट टू एडुकेशन को भी बना दिया गया, शिक्षा का अधिकार। पहले ये नीति निर्देशक तत्व में ही था। तो इसका 35 तक का अधिकार तो यहाँ चला गया। अब आर्टिकल 36 यहाँ से शुरू होगा, तो यानी कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। अब उसके बाद अब यहाँ देखिएगा कि 51 क लिखा हुआ है, तो जहाँ भी क ख ग इस तरह से आप देखेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि वो संशोधन करने के बाद जोड़े गए हैं। मूल संविधान में वो चीज़ नहीं थी, संशोधन हुआ है कभी न कभी, तभी वो क ख ग इस तरह से जोड़ा गया है, चाहे वो अनुच्छेद में हो या फिर वो भाग में हो। इस तरह से 51 क जो है अनुच्छेद, वो भाग 4 क में है, 4 क में है। पहले मूल अधिकार संविधान में था ही नहीं, मूल अधिकार की परिकल्पना नहीं थी। इसे हम लोगों ने रूस से लिया। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। तो मूल अधिकार 4 क में है और 51 क में मूल अधिकार का जिक्र है। कमेंट करके बताइएगा कि टोटल अभी कितने मूल अधिकार हम लोगों के संविधान में इनका जिक्र है। मूल अधिकार के बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल भाग 5 पर। भाग 5 में संघ है, संघ यानी कि यूनियन। इसे भारतीय संविधान का बैकबोन कहा जाता है। इसी पर पूरा भारतीय संविधान की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टिकी हुई हैं। जैसे राष्ट्रपति के पद का जिक्र इसी भाग में है, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और बहुत केंद्रीय मंत्रिमंडल के पद का जिक्र, कैग का जिक्र। तो इस तरह से इसी अनुच्छेद में सबका जिक्र है, इसलिए संघ को भारतीय संविधान का बैकबोन कहा जाता है। आप याद रखिएगा कि बहुत भारतीय संविधान के विभिन्न चीज़ों को बहुत सारे उपनाम दिए गए हैं। जैसे कि संघ को बैकबोन बोला जाता है, आर्टिकल 32 को आत्मा बोला जाता है, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल, उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है, यानी कि की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन से उपनाम दिए गए हैं। जैसे 32 को सोल बोला जाता है, ये सोल हो गया, और ये हो गया
ये बैकबोन हो गया। उसके अलावा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, प्रस्तावना को की बोला जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे उपनाम दिए गए हैं, किसको क्या उपनाम दिया गया है आप इसका ध्यान रखेंगे। तो संघ के बाद हम लोग राज्य पर आते हैं। चूँकि केंद्रीय स्तर की सारी चीज़ों का जिक्र हो गया, तो अब हम राज्य स्तर पर आते हैं। राज्य स्तर का जिक्र इसके जस्ट बाद यानी कि अनुच्छेद भाग 6 में किया गया है। भाग 6 में कहाँ से कहाँ तक है? चूँकि भाग 5 में 52 से 151 तक था, तब 151 से बाद इसमें होगा, यानी कि 152 से लेकर 237 तक राज्य के अंतर्गत आने वाली चीज़ों का जिक्र है। यानी कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और इन सब का जिक्र 152 से लेकर 237 तक है। उसके बाद अनुच्छेद 7 अब डिलीट हो गया है। पहले ये हुआ करता था, लेकिन अब भाग 7 है ही नहीं, अब भाग 7 नहीं है। पहले भाग 7 में क्या था? फर्स्ट अनुसूची के भाग ख के राज्यों का जिक्र था। पहली अनुसूची मैंने आपको बताया था, अनुसूची में पढ़ा चुका हूँ। तो पहली अनुसूची में भारत के राज्यों का जिक्र था, तो भारत के राज्यों और यूटी का जिक्र था। उसमें एक भाग ख भी था। तो भाग ख में वो राज्य थे जो भारत के प्रोटेक्शन में रहा करते थे, लेकिन अब इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में। इस चलते भाग ख के जो राज्य का कोई राज्य ही नहीं बचा, इस चलते इस भाग को ही डिलीट कर दिया गया है। लेकिन सीक्वेंस अभी तक वही है। टोटल 22 भाग ही बोले जाते हैं अभी भी। ये नहीं कि 21 बोला जाता है। एक डिलीट हो गया है, लेकिन सीक्वेंस घटा नहीं है, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो भाग 7 डिलीट हो गया है। कभी क्वेश्चन आए किसी पेपर में कि कौन सा भाग डिलीट कर दिया गया है, भाग 7 डिलीट कर दिया है। इसमें कौन सा अनुच्छेद था? तो इसमें एक ही अनुच्छेद था, 238, डिलीटेड। अब भाग 8 में केंद्र शासित क्षेत्रों का जिक्र है। ये राज्य हो गए। राज्य के बाद जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, इनका जिक्र है भाग 8 में। आप कैसे इसको याद रखेंगे? ए से 8, यहाँ पे EIGST 8 और यहाँ पर UT, यहाँ भी लास्ट में T और 8 में भी लास्ट में T, यानी कि भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र है। कहाँ से कहाँ तक केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र है? तो 238 यहाँ खत्म हो गया, 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पंचायतें जो हैं भाग 9 में हैं। पंचायतें भाग 9 में हैं। पंचायतों का जब मूल संविधान था तो उसमें एक ही अनुच्छेद था, 243, एक ही अनुच्छेद था 243। लेकिन बाद में जब संविधान में संशोधन हुआ तो इसमें काफ़ी अनुच्छेद और जोड़े गए। आप देख रहे हैं कि 243 के बाद 243 क से लेकर 243 ड़ तक जोड़ा गया है। तो इस तरह से 243 क से लेकर ड़ तक जोड़ा गया है पंचायतों के अंतर्गत। उसके बाद नगरपालिकाएं भी स्थापना की गई। मूल संविधान में पंचायतों का तो जिक्र था, लेकिन नगरपालिकाओं का जिक्र नहीं था। ये नहीं सोचा गया था कि शहरों के लिए भी स्थानीय निकायों की स्थापना की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाद में यह महसूस हुआ तो शहरों के लिए भी यानी कि नगरपालिकाओं के लिए भी स्थानीय निकाय की व्यवस्था की गई, तो जो कि अलग से करनी पड़ी। इस चलते हमें उसे 9 क में लिखना पड़ा। तो 9 क में नगरपालिका का जिक्र है। ये 243 त से लेकर 243 य 6 तक है। आप देख रहे हैं ये हिंदी वर्णमाला के अनुसार चलता है। कुछ लोगों को हिंदी वर्णमाला में प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन आप हिंदी वर्णमाला याद कर जाइए। त से लेकर य 6 तक नगरपालिका का जिक्र है और क से लेकर ड़ तक पंचायतों का जिक्र है। आप इसका ध्यान रखेंगे, आप इसको याद करेंगे। 9 ख में सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव समिति का जिक्र है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र है। ये 243 य 6 से लेकर 243 य 9 तक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंट्रल स्तर पर भी होती है, राज्य स्तर पर भी होती है। सेंट्रल स्तर पर आपने देखा होगा इफ़को तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है।
स्टेट स्तर पर भी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ होती हैं, जैसे कॉम्फेड एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है डेयरी सेक्टर में, और इफ़को तो फर्टिलाइज़र के सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो 9 में इसका जिक्र है सहकारी समिति का। अब आर्टिकल 10 यानी कि भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का जिक्र है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, जब मैं आपको अनुसूची पढ़ा रहा था तो आपको ध्यान होगा कि किसमें इसका जिक्र था। मैंने आपको बताया था कि इसका ट्रिक क्या है। यहाँ पे जनजाति क्षेत्र आ रहा है, यानी कि ST आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी होगा जिसके लास्ट में T होगा, यानी कि 50 से आप 50 समझिए, यानी कि जो अनुसूची 5 थी, अनुसूची 5 में जिक्र था अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का, और यहाँ भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का जिक्र है। ये कहाँ से कहाँ तक है? 244 और 244 क तक। 243 तो यहाँ जिक्र है, तो अगला जो अनुच्छेद आया वो 244 और 244 को 244 को बाद में जोड़ा गया। 244 का जिक्र भाग 10 में। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी कमेटियां बनाई गई संघ और राज्यों के संबंध के बारे में, जिसे सरकरिया आयोग, इसके अलावा और भी बहुत सारे आयोग बनाए गए संघ और राज्य के संबंध के बारे में। अभी यूपी PET के पेपर में क्वेश्चन भी आया था। तो संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में 245 से लेकर 263 तक, क्योंकि 44 तो यहीं खर्च हो गया, तो अब 45 से शुरू होगा। कोई भी आगे जो खर्चा हो गया तो उसके बाद वाला सीक्वेंस शुरू होगा। तो 245 से लेकर 263 तक संघ और राज्यों के बीच के संबंध का जिक्र है। मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन सी कमेटियां बनी हैं। जो भी मैं हैशटैग लगा रहा हूं उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा अभी आपको, लेकिन इसे नोट कर लेना है अपने कॉपी पे। मैं आशा करता हूं कि आपने कॉपी ले लिया होगा। कॉपी पर आपको नोट कर लेना है, और उसके बाद में उसकी पूरी डिटेलिंग में अलग से करूंगा। जैसे मूल अधिकार से क्वेश्चन आते हैं, तो मूल अधिकार कौन कौन से हैं, कब कब मिले आपको मूल अधिकार, कब कब उनको सस्पेंड किया जा सकता है, किस स्थिति में, कौन से कभी नहीं होते, कौन से मूल अधिकार विदेशियों को भी मिले हुए हैं। हमारे नागरिकों को तो सब मिले हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को भी मिले हुए हैं, कुछ नहीं भी मिले हुए हैं। तो कौन मिले हुए हैं, कौन नहीं मिले हुए हैं, इस तरह से हम लोग अभी एक ओवरव्यू लेने के बाद जब दोबारा हम लोग इस टॉपिक पर आएंगे, अलग अलग टॉपिकों पर बारी बारी से, तो सबका डिटेल में अध्ययन करेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक अच्छी तरह से खत्म हो। संघ और राज्यों के बीच का संबंध 245 से 263, और उसके बाद भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद। देखिए, जहाँ वित्त होगा वहीं संपत्ति बनेगी, संपत्ति बनेगी संविदाएं यानी कि टेंडर। वित्त और संपत्ति और संविदाएं जो होगा तो वाद तो होना तय है, यानी कि विवाद, यानी कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये सब एक ही भाग में है, भाग 12। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसको किस तरह से याद कीजिएगा। ब से 12, अब ब से वित्त, ब से 12, ब से वित्त। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अनुच्छेद आर्टिकल भाग 12 में है। और इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं, तो अब ये 263 यहाँ ख़त्म हो गया। 264 से लेके 300 क तक, 300 को आप यहाँ भी आपका दिमाग टनकना चाहिए कि 300 का मतलब ये बाद में जोड़ा गया है, बाद में ही जोड़ा गया है, क्योंकि ये संपत्ति वाला मैटर है। तो संपत्ति के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था, हमारे मूल अधिकार में जिक्र था, इसे डिलीट कर दिया गया संपत्ति के अधिकार से। यहाँ से हटा के हमको यहाँ 300 क में डाल दिया गया। वो अब मूल अधिकार नहीं रहा, अब वो 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बन चुका है, मूल अधिकार नहीं रहा अब। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध के बाद वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का जिक्र है। ये हम लोगों ने 12 भाग पढ़ लिए। टोटल 22 भाग हैं, हम लोगों ने 12 पढ़ लिए। इधर हम लोग 10 पढ़ लेंगे, टोटल 22 भाग हमारे ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए 300 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ 301 से 307 तक है। इसमें क्या है,
देखिए वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये कैसे पैदा होगा? आपके पास संपत्ति कैसे आएगी? जब आप व्यापार करेंगे, वाणिज्य करेंगे, यानी कि इसके बाद जो भी भाग है उसमें व्यापार और वाणिज्य, बिजनेस और कॉमर्स संबंधी प्रावधान है। क्या प्रावधान देश में होंगे बिजनेस और कॉमर्स से रिलेटेड, उसका जिक्र है। ये 301 से 307 तक है। लेकिन व्यापार और वाणिज्य भी अगर आपका न चला, मैं आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, व्यापार और वाणिज्य भी आपका न चला तो आप क्या करेंगे? आप फिर सर्विस की तैयारी करेंगे। हो सकता है आप यूपीएससी क्रैक कर जाएं, तो यूपीएससी, पीसीएस, सर्विस, इस सब का जिक्र किस में है? भाग 14 में है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कि किस भाग में लोक सेवा आयोग का जिक्र है। हम लोग अधिकतर याद करते हैं उसका अनुच्छेद 308 से 323 तक, लेकिन वो भाग कौन सा है? भाग 14 है। भाग 14 में सर्विस, यूपीएससी, पीसीएस का जिक्र है 308 से 323 तक। अब भाग 14 क में अधिकरण का जिक्र है 323 क और 323 ख, इसमें 2 अनुच्छेद हैं। इसमें भाग 14 क में अधिकरण का जिक्र है, ये बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भाग 15 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह भी इम्पोर्टेंट है और भाग 15 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग 15 में निर्वाचन का जिक्र है। अभी आपने देख रहा है कि अभी आप लोग देख रहे होंगे गुजरात में चुनाव प्रचार चल रहा है, तो भाग 15 में निर्वाचन का जिक्र है। निर्वाचन का जो भाग 15 है वो कहाँ से कहाँ तक? 324 से 329 तक। 324 से 329 तक। पहले भारत का चुनाव आयोग 1 सदस्यीय हुआ करता था, लेकिन अभी उसको अब वो 3 सदस्यीय हुआ करता है। आप कमेंट कीजिएगा कि अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से हैं। 324 से 329 तक निर्वाचन का जिक्र है। उसके बाद आप ध्यान रखिए, याद कैसे कीजिएगा? संघ और राज्यों के बीच के संबंध अनुच्छेद भाग 11, 11 के बाद 12, ब से 12 और ब से वित्त, 12 वित्त, 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। लेकिन वित्त और संपत्ति कैसे बनेगा? व्यापार और वाणिज्य करने से, यानी कि जो इसके बाद जो भी भाग है व्यापार और वाणिज्य का जिक्र है। लेकिन इसमें भी किसी का मन न लगा, कोई आकर्षित हो गया यूपीएससी की तरफ, पीसीएस की तरफ, तो उसके लिए फिर अगला वाला भाग यानी कि भाग 14। लेकिन इसकी तैयारी करते 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 आपका एज निकल गया, अटेम्प्ट ख़त्म हो गए। लिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं यूपीएससी के लिए, तो अटेम्प्ट ख़त्म हो गए तो आप क्या कीजिएगा? चुनाव में आ जाइएगा, निर्वाचन में। इस तरह से आपको याद रखना है कि जो सर्विस के बाद अगला भाग है वो निर्वाचन का है, यानी कि भाग 15 निर्वाचन का है 324 से 329 तक। इसमें न कोई एज लिमिट होती है न अटेम्प्ट लिमिट होती है। कितना भी बार आप किसी भी चीज़ का चुनाव लड़ सकते हैं, कितना भी उम्र तक। ये अब चुनाव लड़िएगा तो आपको दुर्बल वर्गों का भी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। तो अगला जो भाग है विशेष उपबंध फॉर दुर्बल वर्ग, दुर्बल वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध है ये भाग 16 में है 330 से 342 तक। 330 यहाँ देखिए, 329 यहाँ हप गया तो 329 के यहाँ जब चला गया तो 330 यहाँ से शुरू होगा। 330 से 342 तक दुर्बल वर्गों के लिए विशेष उपबंध का जिक्र है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, निर्वाचन में गए हुए हैं, दुर्बल लोगों की हितों की बात कर रहे हैं, तो आपको भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। तो इनके अगला जो भाग है वो राजभाषा से संबंधित है। अगला भाग राजभाषा से संबंधित है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाग 17 जो है हमारा वो राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा 343 से 351। राजभाषा किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? शिक्षा मंत्रालय या फिर किसी और मंत्रालय, किसके अंतर्गत आती है? आपको ये ध्यान रखना है जो राजभाषा विभाग है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी कि अभी इसका कौन देख रहे हैं?
अमित शाह, ये अमित शाह के मंत्रालय मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है राजभाषा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। 343 से 351 तक राजभाषा का जिक्र है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है, भाग 18 आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन, तो ये 352 से 360 तक जिक्र है। 51 तक यहाँ है, तो ये 352 से शुरू होगा, 352 से 360 तक। 352 में 352, 356 और 360, जो 360 है वो वित्तीय आपात है, 356 जो है हमारा वो राष्ट्रपति शासन है, और 352 है वो आपातकाल की व्यवस्था है 3 तरह से, 3 वजहों से, जब आक्रमण हो जाए या फिर कोई हमारे यहाँ विद्रोह हो, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इस वजह से 352 के आर्टिकल के तहत आपात लगाया जा सकता है। इसी के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। भाग 19 में प्रकीर्ण 361 से 367, ये भाग 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाग 20 में संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368। मैंने आपको बताया रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रावधान हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ये हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया, तो ये 368 में जिक्र है इसका। अब आप देख रहे होंगे इतना तक पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने देखा कि बहुत, अब तो संविधान का सारा ढांचा खड़ा हो गया, तभी ना हम उसमें संशोधन की बात करेंगे। इस चलते भाग 20 में संविधान संशोधन का जिक्र है 368 के अंतर्गत, 368 अनुच्छेद के अंतर्गत भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 में अस्थायी और विशेष उपबंध है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग भाग है, मैं आपको ये विशेष तौर पर पढ़ाऊँगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का जो मामला था आर्टिकल 370 वाला, इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप देखिएगा कि ये 369 से लेके 392 तक जाता है। 370 का आर्टिकल इसी में था। 370 का आर्टिकल अभी भी है, ये नहीं कहा, ये आप नहीं कर सकते 370 खत्म हो गया। 370 खत्म हो जाएगा तो फिर तो 370 के थ्रू ही जम्मू कश्मीर हम लोगों में जुड़ा हुआ था। चूँकि ये भाग ही का टॉपिक ही है, ये भाग का टॉपिक ही है कि अस्थायी, ये भाग ही अस्थायी है, टेम्प्रोरी तौर पर जोड़ा गया है, इसलिए इसके सारे प्रोविजन टेम्प्रोरी हैं। 369 से 392 तक ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि मिजोरम के लिए, मणिपुर के लिए भी, और असम के लिए भी, आंध्र प्रदेश के लिए भी, गोवा के लिए भी, तेलंगाना के लिए भी अलग अलग 369 से लेकर 392 के बीच अलग अलग भाग में, अलग अलग आर्टिकल में प्रावधान किया गया है। जब मैं आपको ये भाग पढ़ाऊँगा आपको डिटेल में बता दूँगा। अभी हम लोग लास्ट भाग पा चुके हैं, यानी कि भाग 22। भाग ये जो लास्ट वाला हमारा भाग है, भाग 22, उसमें टोटल 4 आर्टिकल हैं। कौन कौन से? संक्षिप्त नाम, हमारे संविधान में जो भी संक्षिप्त नाम यूज हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज हुए हैं, उनका यहाँ जिक्र है। प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये 4 टॉपिक लास्ट वाले भाग में है, जिसमें हिंदी में प्राधिकृत पाठ शुरू में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। मूल संविधान में कौन कौन से थे? 393, उसके बाद 394 में प्रारंभ था। हिंदी में प्राधिकृत पाठ को 394 क के तहत जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान लिखा हुआ था इंग्लिश में। प्रेम नारायण साहबजादा ने इसे लिखा था, वो इसे इंग्लिश में बोलते, इंग्लिश में लिखा गया था, तो इसे बाद में हिंदी में ट्रांसलेट कराया गया। तो हिंदी में ट्रांसलेट कराया गया, इसलिए 394 क में इसका जिक्र है। उसके बाद 395 में निरसन। इस तरह से हमारा 22 भाग और 395 का 395 अनुच्छेद खत्म हो जाता है। आप इसको दोबारा एक बार देख लेंगे
और देख के इसको अच्छा से नोट कर लेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि जो टॉपिक हाईलाइटेड हैं यानी कि हैशटैग से घेरे हुए हैं, हैशटैग लगाया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। आपको दोबारा या तिबारा भी उसे देखना है और उसके अच्छे से नोट्स बना लेने हैं ताकि आप उसे याद कर सकें। धन्यवाद।